उस समय 2005 के नवंबर के महीने में एक विवाद शुरू हुआ। वृंदा करात नाम की एक सीपीएम की नेता थी। उस सीपीएम की नेता ने 2005 के अंत में और 2006 की शुरुआत में यह आरोप लगाया कि बाबा रामदेव जो दवा बनाते हैं उसमें आदमी की खोपड़ी मिलाते हैं, हड्डियां मिलाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि दंत मंजन पे केस कर दिया कि दंत मंजन में मांसाहार है, और केस करने वाले कौन है? जो रोज 4 मुर्गे खाते हैं वो है। जो केस कर रहे हैं वो कोई शाकाहारी व्यक्ति नहीं है। दंत मंजन में कोई मांसाहारी तत्व नहीं है। दंत मंजन देखिए, अपने यहां शंख को मांसाहार माना जाता है क्या? शंख भगवान के दरबार में रखा होता है कि नहीं होता? शंख क्या है? समुद्री जीव की हड्डी है या नहीं है? अपने घर में कोड़ी सीप को पूजा में प्रयोग करते हैं या नहीं करते? वो कोड़ी और सीप क्या है? हड्डी है। ऐसे ही अपने घर में मोर का जो पंख है वो मोर की डेड स्किन है या नहीं है? जैसे हम बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, मोर के शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो कहां बिठाया जाता है? सिर के ऊपर बिठाया जाता है। तो ऐसे ही समुद्री झाग समुद्र से उत्पन्न होता है, लेकिन उसके अंदर कोई मांस नहीं होता, और ना वो नॉनवेज हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है, ना उसको बनाने के लिए किसी की हत्या की जाती। तो वो समुद्री झाग वो आयुर्वेद के दंत मंजन को अच्छा बनाने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है, और उसमें कोई नॉनवेज नहीं होता, तो उसका इश्यू बना दिया। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, 4 साल पहले, पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज का, कि बाबा रामदेव तो लड़का होने की दवाई देता है, मुद्दा बना था या नहीं बना था? अब ये जो पुत्र जीवक, शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक जो औषधि है, जो जड़ी बूटी है, वो आयुर्वेद का लाखों साल पुराना नाम है। और आयुर्वेद में संतान के लिए पुत्र और पुत्री को अलग नहीं माना जाता, पुत्र को या संतान में दोनों शामिल होते हैं। तो ऐसे विवाद बनते रहते हैं। इसके बारे में हम आपको फिर कभी बता देंगे। कभी विवाद बनेगा कि बाबा रामदेव को तो हार्ट अटैक हो गया, कभी विवाद बनेगा कि बाबा रामदेव ने तो घुटनों का ऑपरेशन करवाया। तो ये चलता रहेगा। ये मीडिया में मीडिया वालों को व्यूज मिलते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो ये षड्यंत्र, ये चीजें चलती रहती हैं, और विदेशी शक्तियां और विदेशी लोग वो इसको प्रेरित करती रहती हैं, इसको बूस्ट करते रहते हैं। उससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो 2005 में 3000 लोगों को सिखाया, 2006 में भी 3000 लोगों को सिखाया। 2006 में जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले जो योग शिक्षक थे उनकी जिला स्तर पर उनकी कमेटी बनानी शुरू की, जिला स्तर पर समितियां बनानी शुरू की। 2007 में, 2006 के नवंबर महीने में अलग अलग समितियों को हरिद्वार बुलाया, और पूज्य स्वामी जी महाराज ने अलग अलग जिलों की, राज्यों की कमेटियां बनाई, किसी को जिला प्रभारी, किसी को राज्य प्रभारी बनाया। बहुत से राज्यों में लोग मिले, कुछ राज्यों में लोग नहीं मिले, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर विशेष रूप से दायित्व दिया गया। जैसे साउथ में जाने के लिए पूज्य दीदी को दायित्व दिया कि कर्नाटक में आपको कन्नड़ बोलनी आती है तो आप वहां पर जाइए। उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, आसपास के राज्यों में हमें दायित्व दिया गया कि आप हरियाणा से वहां पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखिए। और 2006 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से अपना पहला संगठन बनाया, उसके बाद महिलाओं की संख्या को देखकर महिला पतंजलि योग समिति बनाया, उसके बाद युवाओं की संख्या देखकर युवा भारत के नाम से एक संगठन बनाया, किसानों की संख्या को देखते हुए पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से एक संगठन बनाया। उसके बाद भारत के अंदर बहुत से नेपाली मूल के गोरखाली भाषा भाषी लोग रहते हैं, नेपाली भाषा भाषी, वो भारत की फौज में भी सेवा देते हैं, जो पीढ़ियों से यही रहते हैं। उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके बीच में योग के प्रचार प्रसार के लिए हमरू स्वाभिमान संगठन बनाया गया। ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा काम होता है। तो सोशल मीडिया से भी लगभग 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया का एक और संगठन बनाया गया। ऐसे हमारे ये संगठन सेवा का काम करते हैं। तो तीसरा हमारा ट्रस्ट, 2009 में हमने ट्रस्ट बनाया, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। 2009 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब लोगों को योग करवाया, तो योग करवाते करवाते पूज्य स्वामी जी ने देखा कि योग तो हम करवा देंगे, लेकिन अगर नल में पानी खराब आएगा तो व्यक्ति ठीक रहेगा? हवा खराब होगी, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं यदि सांस लेते हुए अंदर जाएगा तो ठीक नहीं हो सकता। शिक्षा की व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी तो नशे और हिंसा के ऊपर, वासना के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा।
कृषि व्यवस्था में खेती के अंदर यदि यूरिया डीएपी नाम का जहर डाला जाएगा तो उसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को, और 2009 में आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब काला धन, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, रोज घोटाला होता था, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला। होते थे या नहीं होते थे? तो उस समय यह लगता था कि भारत तो घोटालों का देश बन गया, भारत में तो सरकार का काम केवल लूटमार करना है और इन भ्रष्टाचारियों को कोई सजा देने के लिए कानून नहीं बना हुआ, मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ए राजा कलमाड़ी जैसे लोगों को जेल में भेजा जाता है तो जेल से वो बेल लेकर आ जाते हैं। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा तो देखने के बाद उनको आवश्यकता लगी कि केवल योग करवाने से तो काम नहीं चलेगा। काले धन पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने 2011 में रामलीला मैदान में आंदोलन किया। आप में से कौन कौन है जो आंदोलन में गए थे? काफी लोग ऐसे हैं जो जाने वाले हैं, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। तो उस समय व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम लिखा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट किसके लिए बनाया गया? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और व्यवस्था परिवर्तन में अपना भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट नॉन पॉलिटिकल है। हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठन है। हमारा काम सेवा करना है और राजनीति हम आपद धर्म के रूप में करते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 2014 में तो स्वामी जी महाराज ने मोदी जी का नाम लिया था, उनका समर्थन किया था, उनको वोट दे देने की अपील की थी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो 2014 में क्या हमने चुनाव लड़ा था? हम मंत्री बने थे, पूज्य स्वामी जी प्रधानमंत्री बने क्या? तो पूज्य स्वामी जी 2014 में भी गैर राजनीतिक थे, आज भी गैर राजनीतिक हैं। 2014 में हमने अपने राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए उस समय जो अच्छा व्यक्ति था उसको समर्थन किया कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार को रोक सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। तो ये ठीक किया या नहीं किया? तो राजनीति हमारे लिए क्या है? आपद धर्म है। आपदा काल में राष्ट्रीय कोई खतरा हो या राष्ट्र की आवश्यकता हो तो हम राजनीति को दिशा देने का, उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करने का, या उसमें लोगों को 100% अच्छे व्यक्तियों का चयन करने का और 100% मतदान के लिए, इतना हम राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य एमएलए एमपी बनना नहीं है। हमारी संस्था का काम ठेका, कोटा, परमिट, लाइसेंस लेना या ट्रांसफर बदली करवाना नहीं है। ना हम किसी नेता को बोलते, ना किसी नेता से कोई अपेक्षा करते। लेकिन राष्ट्र हित में आवश्यकता पड़ती है तो हस्तक्षेप करते हैं। अभी जैसे परसों मेरा जम्मू जाना हुआ, जम्मू में जो विरोधी दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि जो व्यक्ति यहां आतंकवादी मारा गया है उस मरे हुए आतंकवादी को 1 करोड़ रुपए देंगे, हमारी सरकार आ गई तो। और जो आतंकवादी जेल में बंद है उनको छोड़ेंगे। तो ऐसे दल की सरकार बननी चाहिए। अगर बन गई तो कश्मीर हमारा रह पाएगा क्या? कश्मीर के अंदर दोबारा पत्थरबाजी होगी या नहीं होगी? अभी कश्मीर में पत्थरबाजी होती है? नहीं होती ना। अब कश्मीर तो वही है, कश्मीर के युवा भी वही है, लेकिन अगर सरकार ठीक है, सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है कि नहीं लगा सकती? तो ऐसे आपदा काल में हम राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। तो हमारा संगठन क्या है? गैर राजनीतिक है। क्या है? हमारा संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगठन है। हम सामाजिक सेवा का भी काम करते हैं, हम संस्कृति को बचाने का भी काम करते हैं, और हम आध्यात्म के प्रचार प्रसार के, योग के, यज्ञ के, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम भी करते हैं। तो हमने फिर तीसरा ट्रस्ट बनाया, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। उसके बाद चौथा हमने ट्रस्ट बनाया 2010 के आसपास, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी 2 संस्था बनाई, आप एक ही याद रख लीजिए। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के नाम से योग के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया। फिर 2010 में जब हमने ये देखा कि गांव के उत्थान के बिना हम बड़ा काम नहीं कर सकते, गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए, गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए, गांव को आदर्श बनाने के लिए, गांव के अंदर तालाबों को बचाने के लिए,
गांव के अंदर भाईचारा बढ़ाने के लिए, गांव के अंदर ढोंग आडंबर पाखंड मिटाने के लिए, गांव के अंदर जातिवाद मिटाने के लिए, ऊंच नीच मिटाने के लिए, गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए, गांव को बीमारियों से मुक्त बनाने के लिए, गांव में स्वच्छता के लिए, गांव में विष मुक्त खेती के लिए, गांव में दुधारू पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए, गांव में गौ रक्षा के लिए, गांव में स्वावलंबन के लिए, गांव में स्वदेशी के लिए, गांव में रोजगार को बढ़ाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक ट्रस्ट बनाया, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। तो इस प्रकार से ये 6 ट्रस्ट हमारी सेवा के ट्रस्ट काम करते हैं। लिख लीजिए, आपको सबको नाम पता हो। ये ट्रस्टों के नाम याद रखिए आप। ये साल के क्या है कि कई बार रजिस्ट्रेशन अभी होता है, बिल्डिंग का उद्घाटन बाद में होता है, तो आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको ट्रस्ट कौन से हैं और उनकी सेवा के काम क्या है, इसका ज्यादा ध्यान रखना है। पतंजलि केवल भारत में काम नहीं करती, पतंजलि विदेशों के अंदर भी काम करती है। पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज इस देश में, पूज्य स्वामी जी ने लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस देश के 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया है। आप में से किस किस ने पूज्य स्वामी जी महाराज को आमने सामने देखा है? हाथ खड़ा करो। हरिद्वार तो आप अभी आए, तो आपने कहां देखा स्वामी जी को? जिले में देखा ना, तहसील में देखा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 400 से अधिक जिलों में, 2500 से अधिक तहसीलों में और लाखों गांवों में यात्रा करके 10 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया है। आज वर्तमान में ऐसा दूसरा और कोई धर्मगुरु नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक व्यक्ति नहीं है जिसने इतने करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया हो। तो पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज ने केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर जाकर लगभग 35 देशों के अंदर जाकर सेवा का प्रचार प्रसार का काम किया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके बनाया, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएसए बनाया, अमेरिका में जाकर, कनाडा में जाकर, सिएटल में जाकर, शिकागो में जाकर, न्यू जर्सी में जाकर, न्यूयॉर्क में जाकर, अटलांटा में जाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रचार प्रसार किया। यूके के स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, लंदन में, आयरलैंड में पूज्य स्वामी जी महाराज का जाना हुआ। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज ने कनाडा के अंदर योग का शिविर लगाकर योग का प्रचार किया, नेपाल में किया, मॉरिशस में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, साउथ कोरिया में किया, दुबई में किया। ऐसे 35-40 से अधिक देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जाकर योग के शिविर लगाए हैं, योग का प्रचार प्रसार किया। और इनमें से 5 प्रमुख देशों में तो हमारे भवन बने हुए हैं, हमारे ट्रस्ट बने हुए हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके, यूएसए, कनाडा, नेपाल, मॉरिशस। नेपाल के अंदर तो पतंजलि का फूड पार्क भी लगा हुआ है, नेपाल के अंदर पतंजलि मेडिकल कॉलेज चलाती है और नेपाल के अंदर पतंजलि योगपीठ की शाखाएं भी बनी हुई है। और भारत के अंदर जैसा पतंजलि यहां पर बना हुआ है, ऐसे ही भारत के अंदर पतंजलि योगपीठ नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में बना हुआ है। इसी प्रकार भारत के अंदर पतंजलि योगपीठ मिर्जा में, हावड़ा में, कोलकाता में बना हुआ है, रांची में बना हुआ है। तो ऐसे पतंजलि की और शाखाएं भी बनी हुई हैं और आने वाले समय में हमारी योजना है, उसमें 10-15 साल लग सकते हैं कि हर जिले में एक एक पतंजलि योगपीठ, एक एक आचार्य कुलम, एक एक विद्यालय बनाया जाए। इसी प्रकार समाज की सेवा के लिए हमारे कुछ ट्रस्ट काम करते हैं, जैसे कुछ संगठन काम करते हैं। जैसे ट्रस्ट आपको पतंजलि दिखाई दे रहा है, ग्रामोद्योग दिखाई दे रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है, दिव्य योग मंदिर दिखाई दे रहा है। ये हमारे संगठन समाज के बीच में काम करते हैं, इनका भवन नहीं है, लेकिन ये लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे संगठन है। पहला संगठन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, अमृत स्वाभिमान और सोशल मीडिया। ये हमारे लगभग 7 संगठन सेवा का काम करते हैं। इसके अलावा जब आवश्यकता पड़ती है तो हम कुछ और संगठनों को भी सक्रिय करते हैं, जैसे शिक्षकों को जोड़कर, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से जैसी आवश्यकता होती है उन चीजों को और बढ़ाकर उस समाज के हिस्से को टारगेट करके जोड़ा जाता है। लेकिन अभी प्रमुखता से ये 7 संगठन हमारे सेवा कर रहे हैं। आप सब लोग पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान से जुड़े हैं। अब आप में से कोई शिक्षक है तो उसको शिक्षा के काम से भारतीय शिक्षा बोर्ड से लगाया जा सकता है। तो ऐसे इसी संगठन से हम और लोगों को दायित्व देकर उनको सेवा के काम में लगाते रहते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी पतंजलि एक बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि बड़ा काम क्या कर रहा है कि पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल से शिक्षा प्रारंभ की, तो पूज्य स्वामी जी का संकल्प था कि हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। 1835 से पहले भारत में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी और शिक्षा का काम केवल सेवा का काम था। शिक्षक कभी भी धनवान नहीं होता था, शिक्षक केवल चरित्रवान होता था, शिक्षक सादगी वाला होता था। आज जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आज जो विद्यालय चलाते हैं, वो कमाई के लिए चलाते हैं या सेवा के लिए चलाते हैं? ट्यूशन पढ़ाना या टीचर बनना, कोचिंग सेंटर चलाना, ये शिक्षा का सबसे बड़ा काम है या नहीं? व्यापार का सबसे बड़ा काम बन गया है। मेरे पास अभी हिसार से मेरे कोई परिचित आए हुए थे आज सुबह, तो वो बता रहे थे कि वहां पर जो जिंदल मॉडर्न स्कूल है उसकी जो फीस है एक बच्चे की वो 10,000 रुपए महीना है। तो ऐसे शिक्षा को व्यापार बना लिया है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य है कि शिक्षा जो संस्कारों वाली शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसका प्रचार प्रसार हो। तो इसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले 2009-10 में पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना की। उसमें पहले बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता था। पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज 2009 में हरिद्वार आए, तो उन्होंने उस समय जब हमारे पास और विद्यार्थी नहीं थे, तो उस समय हम पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज के पास बैठकर उनसे उपनिषद पढ़ते थे। 2005 से पहले से गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, उसके संचालन का काम पतंजलि योगपीठ करता है। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा वो हमारा सबसे पहला विद्यालय है। उसके बाद पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना हुई। पतंजलि गुरुकुलम में कन्याओं के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है और छोटे बालकों के लिए अलग है। तो शिक्षा के हमारे 5 जो प्रमुख संस्थान हैं उनके नाम आप लिख लीजिए: पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पतंजलि गुरुकुलम में वेद दर्शन उपनिषद की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अपने पतंजलि गुरुकुलम में 6ठी कक्षा के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पूरी की पूरी गीता कंठस्थ है या नहीं? आपको एक दिन परिचय भी करवा देंगे। दूसरा हमारा आचार्य कुलम, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं उनके लिए पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया, जहां पर आधुनिक शिक्षा भी देंगे, विज्ञान की शिक्षा भी देंगे, अंग्रेजी की शिक्षा भी देंगे। साथ साथ जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है उनको योग यज्ञ की, भारतीय संस्कृति की शिक्षा दीक्षा भी देंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे। तो इसके लिए संस्थान बनाया गया आचार्य कुलम। आचार्य कुलम का शुभारंभ कब हुआ? आचार्य कुलम का शिलान्यास 2013 के अप्रैल के महीने में हुआ और 2013 के अप्रैल के महीने में ही सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब 2011 में आंदोलन किया, 2012 में आंदोलन किया, और जब कांग्रेस की सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के लिए कानून लाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अब हम ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करे। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम के पावन सानिध्य में हरिद्वार में आचार्य कुलम के शिलान्यास पर हुआ। आयुर्वेद के नाम पर पढ़ाई एलोपैथी की होती थी, तो पतंजलि ने निर्णय किया कि अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं होंगे तो आयुर्वेद पर रिसर्च नहीं हो सकती। तो पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज बनाया गया, पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया गया। पतंजलि विश्वविद्यालय में योग को और भारतीय दर्शनों को, वेद दर्शन उपनिषद को ध्यान में रखते हुए वहां के कोर्स, वहां के ग्रेजुएशन के कोर्स, वहां के पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स, पीएचडी के डीलिट के कोर्स तय किए गए। और 5वां, सारे विद्यालयों को बदलने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया कि पहली से लेकर 12वीं तक के हर विद्यालय को लॉर्ड मैकाले नहीं, भारतीय शिक्षा पद्धति की पढ़ाई पढ़ाई जा सके। इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी 2 वर्ष पहले बनाया गया। यह भारत का पहला ऐसा प्राइवेट बोर्ड है जिसको सरकार से पूरी मान्यता प्राप्त है। तो यह भारतीय शिक्षा बोर्ड आपके जिलों में, आपके तहसीलों के जितने विद्यालय हैं उनको भी जोड़ने का काम करेगा। इसी प्रकार हमारे आरोग्य और वेलनेस के हमारे 5 प्रमुख संस्थान है। पतंजलि वेलनेस, हरिद्वार में जो पतंजलि वेलनेस है, यहाँ पर 1600 बेड की व्यवस्था है। 1600 लोग एक साथ योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, यज्ञ चिकित्सा, इन सब का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार पतंजलि वेलनेस का एक
दूसरा संस्थान है योगग्राम। आपने टीवी में देखा है, फोटो में देखा है? कल आपको वहां पर भ्रमण करवाया जाएगा। योगग्राम राजाजी नेशनल पार्क के पास बहुत अच्छा संस्थान बनाया गया है। इसी प्रकार निरामयम बनाया गया है, वेदा लाइफ ऋषिकेश बनाया गया है, पतंजलि वेलनेस मोदी नगर बनाया गया है। और इसके साथ साथ देश भर में 2000 से अधिक वैद्य अलग अलग जिलों और तहसीलों में पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर के ऊपर निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श देने का काम करते हैं। यह भी एक बड़ी सेवा पतंजलि के माध्यम से चल रही है। स्वदेशी के कुछ संस्थान बनाए, स्वदेशी की बात तो सब करते थे, लेकिन स्वदेशी का विकल्प कोई नहीं दे पाया। तो स्वदेशी का सशक्त विकल्प देने के लिए पहला संस्थान बनाया गया दिव्य फार्मेसी। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतीले किराए पर लिए और दवाइयां बनानी शुरू की, और जब ये देखा कि दवाइयां हम केवल हाथों से नहीं बना सकते, तो खरड़ करने की दूसरी मशीनें लगाई गई और उन मशीनों से बड़े स्तर पर दवाइयों का निर्माण शुरू किया गया। तो पहली संस्था दिव्य फार्मेसी बनाई गई। फिर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया। तेजपुर में असम में पतंजलि आयुर्वेद की एक संस्था बनाई। महाराष्ट्र में नवासा में पतंजलि आयुर्वेद की एक संस्था बनाई जो डेयरी का काम, दूध घी का काम करती है। पतंजलि दूध डेयरी बनाई गई कि गाय का दूध और गाय का घी अलग से नहीं मिलता था और गाय को बचाना है। तो जब तक गाय का दूध, गाय का घी डेयरी में नहीं बिकेगा, गाय बचेगी? गाय के मक्खन का अलग से रेट नहीं होगा और वो भैंस के मक्खन में मिलकर बिकेगा, तो क्या गाय बच सकती है? तो गाय को बचाना है, तो गाय की उपयोगिता को बढ़ाना है, तो उसके लिए पतंजलि डेयरी की स्थापना की गई। पतंजलि परिधान, विदेशी कंपनियां, कई बार आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि पतंजलि वाले पहले तो जींस का विरोध करते थे, फिर स्वामी जी महाराज ने खुद जींस लॉन्च कर दी। देखते हैं या नहीं देखा? सोशल मीडिया में वीडियो देखते हो। अब हमने ये जींस क्यों लॉन्च की? हम तो धोती कुर्ता पहनने वाले हैं, पूज्य स्वामी जी तो धोती पहनते हैं। लेकिन अगर हमें देश के युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि अब जींस विदेशी कंपनियां 500 रुपए की लुधियाना में बनाकर 5000 रुपए की बेचती हैं और लाखों करोड़ों रुपए की लूट करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि परिधान के क्षेत्र में, वस्त्रों के क्षेत्र में, गारमेंट्स के माध्यम से इस देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां लेकर जाती हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि परिधान के नाम से एक यूनिट बनाई, जिसमें जिसको जींस भी पहननी है तो कम से कम विदेशी मत पहनो, धोती कुर्ता पहने तो अच्छी बात है। उस पतंजलि परिधान में हम खड़ाऊ भी उपलब्ध करवाते, लंगोट भी उपलब्ध करवाते हैं, धोती भी उपलब्ध करवाते हैं, कुर्ता भी उपलब्ध करवाते हैं, जैकेट भी उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन वैरायटी मेंटेन करने के लिए हमने कहा जिस युवा को जींस भी पहननी है वो कम से कम विदेशी नहीं पहने, जिससे देश का पैसा बाहर जाए। लेकिन दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जींस का विरोध करते थे, अभी जींस क्यों देते हैं? जींस हम धोती उतार कर जींस नहीं पहनाते। हम कहते हैं धोती पहन सकते हो तो वही वैज्ञानिक है, वही भारत के लिए उपयोगी है। लेकिन जो धोती नहीं पहनते और जिनको जींस पहननी है वो कम से कम विदेशी नहीं पहने, स्वदेशी पहने। फिर पतंजलि सोलर के नाम से सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि सोलर बनाया गया। और अभी आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी आवश्यकता रहती है, तो पतंजलि की आईटी की भी एक कंपनी बनाई गई। पतंजलि में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है। अब ट्रांसपोर्ट हम दूसरों से करवाएंगे तो माल के अंदर मिलावट हो जाती है, चोरी हो जाती है। अब गाय का दूध की क्रीम हमें महाराष्ट्र से मंगवानी है, हम किसी दूसरे के टैंकर में मंगवाएंगे तो वो चोरी कर सकता है ना। तो हमने पतंजलि ट्रांसपोर्ट के परिवहन के नाम से अपनी एक संस्था बनाई हुई है कि उसमें हम जो गाय के घी का मक्खन मंगवाएंगे, उस मक्खन को अगर हमें महाराष्ट्र से मंगवाना है तो उसका कितना टेम्परेचर हो कि वो खराब नहीं हो, ऑटोमेटिक गाड़ी कहां रुकी, कहां उसका दरवाजा खुला, कहां उसकी क्वालिटी खराब हुई, उसकी सील लगवाकर ये मंगवाने का काम हम अपनी पतंजलि परिवहन से करते हैं। तो ये हमारी कुछ स्वदेशी के संस्थान बनाए गए हैं। इसमें आगे और संस्थान भी बनाए जा सकते हैं। तो अभी चलिए इस सत्र को समापन करके फिर अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। आपको मैं दिखा देता हूं, यहां आप घूमने के लिए भी जाएंगे। ये दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है, ये यहाँ के संपर्क सूत्र हैं। संपर्क सूत्र आपकी डायरी के लास्ट वाले पेज पर लिखे हुए हैं। किसी को संपर्क करना हो तो केवल यहीं पर संपर्क करेंगे। ये हमारी महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, सारे संगठनों का कार्यालय केवल राजीव दीक्षित भवन में है।
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब की लैब, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, देश दुनिया में जितने पौधे हैं उनका एनसाइक्लोपीडिया, पतंजलि नर्सरी, यहाँ पर आपको घुमाया जाएगा पतंजलि ग्रामोद्योग, जहां पर गाय रहती है, गाय के ऊपर अनुसंधान का, खेती के ऊपर अनुसंधान का काम चलता है, गाय के गोमूत्र से फिनाइल बनाने का काम चलता है, ये गौ सेवा, निःशुल्क कुदरती खेती का प्रशिक्षण, ये यूके का हमारा ट्रस्ट, ये यूएस का ट्रस्ट, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में योग का प्रचार प्रसार, दुबई में, दक्षिण कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में योग का प्रचार प्रसार, ये हमारे संगठन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरुद स्वाभिमान, सोशल मीडिया, शिक्षा की क्रांति में पतंजलि गुरुकुलम 200 करोड़ की लागत से अभी बनाया गया है, कल आपको दिखाएंगे, पतंजलि आचार्य कुलम, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, ये योगग्राम आप देखिए कितना सुंदर है। इसी प्रकार ये निरामयम, वेदा लाइफ पहाड़ के ऊपर नेचुरोपैथी का सेंटर, मोदी नगर में दिल्ली के पास सेंटर, स्वदेशी में दिव्य फार्मेसी जहां पर जड़ी बूटियां और भस्म बनाई जाती है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पतंजलि तेजपुर असम में, महाराष्ट्र में, पतंजलि की डेयरी, पतंजलि परिधान, पतंजलि सोलर एनर्जी, इसके अलावा पतंजलि की बहुत सी सेवाएं कर चलती हैं, मैं आज सारी नहीं बता सकता। उपले खरीदना, गन्ने खरीदना, किसान से रॉ मटेरियल लेना, पतंजलि की जितनी दवाएं बनती हैं, एलोपैथी की जितनी दवाएं बनती हैं, उनका रॉ मटेरियल कहां से आता है? कारखाने से। और पतंजलि की जितनी दवाइयां बनती हैं उनका रॉ मटेरियल किसान के खेत से आता है। आपदा, बाढ़ हो, भूकंप हो, उसमें सेवा का काम करती है पतंजलि। योग संदेश पत्रिका निकालती है, आप सब योग संदेश के सदस्य जरूर बने। संदेश पत्रिका में बहुत जानकारी वाले आपको लेख मिलेंगे। पतंजलि सेवाश्रम, जो केदारनाथ की आपदा में जो लोग अनाथ हुए थे, उन सब बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई करवाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया था। ये बड़े बड़े कार्यक्रम, 1-1 लाख लोगों के कार्यक्रम, 2-2 लाख लोगों के कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ करता रहता है, फरीदाबाद में, अहमदाबाद में, कोटा में, केदारनाथ में, नेपाल में, मुंबई हमले में। तो ये संस्था के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है।